हेलो दोस्तों, कैसे हो। बाहर गर्मी बहुत भयंकर है। तो दोस्तों, मैं विजय जीएस विजय एजुकेशन पर जो हम पढ़ रहे थे 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। हमने पहले शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत हमने पढ़ा। उसी क्रम में एक कहानी चल रही है। तो दोस्तों, सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद में कैसे सत्ता के अलग अलग केंद्र आए, क्योंकि सुपर पावर एक अमेरिका था। तो धीरे धीरे कुछ संगठन अस्तित्व में आए, जिसमें एक था यूरोपियन संघ, जिसको हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो संगठन है वो है आसियान, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दोस्तों, किसी भी संगठन या कोई भी जो संगठन बनता है उसका कोई ना कोई कारण होता है कि उस संगठन के निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई, क्या परिस्थितियां थी। तो हमें उन परिस्थितियों को समझना है, फिर हम आसियान के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन का, अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ था, वो था राष्ट्र संघ। क्यों? क्योंकि जो युद्ध की विवक्षा थी या युद्ध जो परिणाम थे उनको देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, ताकि ये आगे भविष्य में ऐसे विश्व को ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े। लेकिन परिस्थितियां बदली और उसके 20 साल बाद में ही वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में भी कुछ सोचा कि कुछ किया जाए ऐसे, तो फिर आगे तीसरा चौथा या फिर युद्ध चलते रहेंगे। तो फिर निर्माण एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऐसे मजबूत संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई और वो फिर बना यूएनओ। क्लियर दोस्तों? तो आसियान क्या परिस्थितियां थी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को एक संगठन आसियान का निर्माण करने की जरूरत पड़ी। तो हम दोस्तों थोड़ा हम बैक में जाते हैं। पहला हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि इससे पहले और बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध, फिर है इसके बाद में उपनिवेशवाद। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है उपनिवेशवाद। तो हम एक बार देखते हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का गुलाम है और दूसरा देश वहां पर शासन कर रहा है, तो वो एक उपनिवेश, उस देश का उपनिवेश है। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद ज्यादातर यूरोपीय देश और जापान, यानी कि इनके ज्यादा उपनिवेश थे। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर उपनिवेशवाद के बाद में मतलब जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे या जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, उन देशों ने, यानी कि वो वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वो जो उपनिवेश, जिस देश के उपनिवेश थे उसमें वहां की आर्थिक स्थिति खराब थी और राजनीतिक स्थिति भी खराब थी। तो उसी बीच में एक, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक, बाहरी आर्थिक राजनीतिक कीमत चुकाई। यानी कि उन राष्ट्रों ने बहुत ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाई।
फिर एक दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो उसके बाद में एक दौर चलता है शीत युद्ध का। और यहां पर दो सुपर पावर थे, यूएसएसआर और यूएसए। तो दोस्तों जब ये राष्ट्र, नौ राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे, उन राष्ट्रों के पास में एक ऐसा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनको किसी एक महाशक्ति यानी कि या तो फिर यूएसएसआर के साथ जुड़ो या फिर यूएसए के साथ जुड़ो। यही था कि उनको किसी न किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ना होगा। अगर वो किसी महाशक्ति से जुड़ते हैं तो वही फिर उपनिवेशवाद वाली स्थिति आ जाएगी, क्योंकि वो फिर उसका गुलाम हो जाएगा। तो दोस्तों फिर एक मतलब उस टाइम में आशा की किरण जगी थी शीत युद्ध के दौर में, वो था बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्लियर दोस्तों। लेकिन ये तीसरा विकल्प था, यानी कि फर्स्ट विकल्प, इन फर्स्ट सेकंड विकल्प इन दोनों महाशक्तियों में से तीसरा विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ना, यानी कि इन दोनों गुटों से बाहर रहकर। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी एक सही तालमेल इन देशों का, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, उनके पास उनका तालमेल भी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं बैठा पाया। कहने का मतलब ये देश उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए तीसरे विकल्प में। तो फिर इन देशों ने एक विकल्प और दक्षिण पूर्वी देश आसियान का निर्माण करके एक विकल्प लाए या एक विकल्प की पहल की। दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, उन्होंने आसियान का निर्माण कर एक विकल्प रखा या एक विकल्प की पहल की। और ये पहल करने वाले सिर्फ 5 राष्ट्र थे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे। तो अब हम, ये था एक बेसिक, यानी कि दोस्तों जो भी आप पढ़ो पहले उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आसियान है, ये है, वो है, कि आसियान में निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर दोस्तों, वो हर चीज का एक पृष्ठभूमि होती है। अगर जिस भी स्टूडेंट को पृष्ठभूमि दिमाग में है तो फिर वो उसके लिए मतलब आधा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं आसियान। आसियान तो इसका फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है उसका क्या नाम है, आसियान। तो दोस्तों आसियान का पहला कदम था बैंक का पोषण।
क्लियर दोस्तों, ये एक बैंकॉक घोषणा पहला कदम था आसियान का। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि बैंकॉक में 5 राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में आसियान पर मुहर लगा देते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो समूह है, यह संगठन है, वो अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि बैंकॉक घोषणा क्या है। तो बैंकॉक घोषणा आसियान की स्थापना का एक मुख्य दस्तावेज है। ये हुआ था 8 अगस्त 1967 और है क्या? आसियान की स्थापना का महत्वपूर्ण दस्तावेज। क्लियर दोस्तों, महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अब इसमें देखेंगे कि जब बैंकॉक घोषणा हुई है, बैंकॉक के जो ये मान लो समिट हुआ या सम्मेलन हुआ, वहां पर 5 राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की सम्मेलन हुआ। तो उसमें संस्थापक राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन से थे। संस्थापक राष्ट्र तो दोस्तों पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, और थाईलैंड। क्लियर दोस्तों, जो इसके संस्थापक राष्ट्र थे वो थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। क्लियर दोस्तों, अब है कि वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 10, जिनमें 5 संस्थापक हैं, फिर है छठा देश है ब्रुनेई। ये कब शामिल हुआ? 1984 में। क्लियर दोस्तों, ये कब हुआ? 7 जनवरी 1984 में। फिर आता है वियतनाम, 7वां देश है वियतनाम। ये 1995 में। कब हुआ था शामिल? 1995 में, और डेट है 28 जुलाई। फिर 8वां और 9वां देश लाओस,
म्यांमार, ये दोनों शामिल हुए थे 1997 में, 23 जुलाई। क्लियर दोस्तों। फिर लास्ट में जो 10वां देश है वो था कंबोडिया, जो 1999 में शामिल हुआ था। दोस्तों 1999 से लेकर अब तक इसमें 10 राष्ट्र शामिल हैं, लेकिन 11 नवंबर 2022 को एक सम्मेलन हुआ था, कहां? कंबोडिया में। उसमें एक राष्ट्र जो 11वां राष्ट्र बनने की प्रोसेस में है, उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। तो दोस्तों 11वां राष्ट्र तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते ये 11वां राष्ट्र बनेगा, अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ये 11 नवंबर 2022 में एक सम्मेलन हुआ था, कहां? कंबोडिया में, जहां इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर दोस्तों। तो ये था संस्थापक राष्ट्र और कैसे राष्ट्र इसमें और जुड़े, और दूसरा इसका जो मुख्यालय है आसियान का, वो है जकार्ता, और जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। क्लियर दोस्तों। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मलेशिया। कब बना? 1 जनवरी 1900, सॉरी बार बार 1900 का नाम आता है, 2025। अब दोस्तों मलेशिया जो वर्तमान अध्यक्ष है, तो जब से आसियान संगठन का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक ये 5वीं बार अध्यक्षता कर रहा है। क्लियर दोस्तों। कौन सी बार? 5वीं बार अध्यक्षता कर रहा है। और वर्तमान महासचिव तो दोस्तों इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं डॉक्टर काओ फिम हार्ड। वर्तमान जो महासचिव हैं उसके आगे महामहिम भी लगाते हैं, तो महामहिम डॉक्टर काओ फिकम हार्न हैं इसके वर्तमान महासचिव। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज है, जो इसका झंडा, और यहां पर जो ये है 43वां शिखर सम्मेलन,
मलेशिया में हुआ, और 42वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। तो दोस्तों अब इसका एजेंडा, क्योंकि देखो हर संगठन का एक फ्लैग होता है, तो आसियान का भी एक फ्लैग है जो ऐसे है, दस हैं, 10 तिलियां। तो ये क्या है, 10 धान की बालियां। और ये 10 धान की बालियां किसका प्रतिनिधित्व करती है, 10 देशों का, 10 देशों का प्रतीक है। तो दोस्तों जो 10 धान की बालियां या जो ये फ्लैग है जो डिजाइन किया गया है, तो इस फ्लैग का जो मोटो है या उद्देश्य है वो है कि आपस में प्रेम, भाईचारा और सहयोग, मित्रता के धागे में बंधे रहना। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों जब कोई संगठन बनता है तो पृष्ठभूमि हमने देख ली। अब जब कोई संगठन का निर्माण होता है तो उसका क्या लक्ष्य होता है या किस उद्देश्य से उस संगठन को बनाया गया है या उस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है। दोस्तों उद्देश्य आसियान का मुख्य उद्देश्य, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति में कुछ इसमें चेंज हुआ है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई या इस जो समय यह संगठन अस्तित्व में आया तो उस समय आर्थिक विकास, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। वो क्या, तेज गति से, यानी कि तीव्र गति से विकास करना, और इस आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो उसके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। विकास को हासिल करना, वो भी किसके कैसे, कानून के दायरे और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कायदे हैं इन दोनों दायरों में रहकर विकास, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो भी किसके कानून के दायरे, और जो यूएनओ है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके जो कायदे कानून हैं उनको ध्यान में रखकर विकास करना। तो दोस्तों ये एक आसियान का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से आर्थिक विकास, वो भी तेज गति के साथ, और आर्थिक विकास करते हुए मेन उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, लेकिन आर्थिक विकास करते हुए यानी कि तेज गति से आर्थिक विकास करना, उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना। और वो कैसे,
यानी कि कैसे वो है कानून के दायरे और यूएनओ के कानून कायदे हैं उनके दायरे में रहकर विकास हासिल करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको एक इम्पोर्टेंट इसमें से कैसे क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके संस्थापक और जो बाद में शामिल हुए उन राष्ट्रों का ध्यान रखना। क्वेश्चन बन गया कि कौन सा राष्ट्र या कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो उसमें दे दिया इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। तो वहां पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि पहुंच क्या रहा है, क्योंकि वियतनाम की सदस्य है, लेकिन वहां देखना कि वहां क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि संस्थापक सदस्य या संस्थापक राष्ट्र। तो वहां पर वियतनाम आंसर आ जाएगा। और अगर इसको उल्टा कर दे कि कौन सा राष्ट्र या देश संस्थापक सदस्य नहीं था, तो उसमें वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो वहां पर इंडोनेशिया आ जाएगा। तो दोस्तों क्लियर। अब हम कल इसके उद्देश्यों के बारे में और उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, तो उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरी उन स्टूडेंट से अपील है जिन्होंने अभी 11th पास की है और वो 12th में जा रहे हैं, तो इन गर्मियों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 घंटे अगर का क्लास 1 घंटे सिर्फ क्लास को सुन लेते हैं, तो वहां पर उनकी तैयारी जब स्कूल ओपन होंगे तो उससे पहले उनका सिलेबस क्लियर रहेगा। और फिर दोस्तों हर चीज की एक पृष्ठभूमि होती है, तो हम इनको कहानियों के माध्यम से, यानी कि दिमाग में पहले पृष्ठभूमि बनाएंगे, फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फिर देखेंगे। तो मेन चीज है आपके दिमाग में उसकी संगठन या कोई सा भी चैप्टर हो उसकी पृष्ठभूमि आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोस्तों जो पुराने सिलेबस था उसमें पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, जो मैंने पढ़ाया है शीत युद्ध के दौर को। क्योंकि शीत युद्ध का दौर अगर नहीं समझ में आएगा तो दो ध्रुवीयता का अंत भी नहीं समझ में आएगा और सत्ता के समकालीन केंद्र भी नहीं समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।